नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल ध्यान इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए छोटी सी शायरी के साथ शुरू करते हैं। आप लोग जानते होंगे दिवस, जो भी दिवस कमजोरी का मनाया जाता है, दिवस कमजोरी का मनाया जाता है। जैसे मजदूर दिवस, महिला दिवस, शिक्षक दिवस। कभी थानेदार दिवस या मंत्री दिवस नहीं मनाया जाता। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके पास ताकत मायने रखती है ना। और ये बने रहिए। अब दिवस मनाने के चक्कर में कमजोर मत बन जाइए। चलिए ठीक है, 11 नंबर सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको देखेंगे कि क्या क्या कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यदि आप 11 नंबर के सवाल को डिस्कस करो तो मैं इसको एक ब्रीफ बताता हूँ कि एक ऑयल कंपनी है, एक ऑयल कंपनी जिसका नाम है टोटल। मतलब टोटल नाम ही है इस कंपनी का। ये किस तरह से शुरुआत हुई, किस तरह से इसका मर्जर हुआ, किस तरह से आगे बढ़ी, इसकी ये टोटल कहानी यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने ये 3rd नंबर उठा लिया है। ये रहा आपके सामने। चलिए ठीक, देखिए यहाँ पे सवाल आपका शुरू होता है 11 नंबर यहाँ पे। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कंपनी टोटल है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, वी नीड द एनर्जी टू मूव। हमें एनर्जी चाहिए मूव करने के लिए। एंड वी ऑन ऑयल फॉर इट। और वीट, और यहाँ ईट किसके लिए है ये भी तो जानना है। देखिए जब भी क्लोजेस पढ़ रहे हो ना तो एक एक प्रोनाउन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ईट किसके है। तो ईट के लिए एनर्जी के लिए आया है। तो वी ऑन ऑयल फॉर एनर्जी, तो मतलब क्या, टर्न, हैंग नहीं, डिपेंड करता है। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा डिपेंड ऑन का प्रयोग होता है। तो आंख बंद करके भी सोच सकते थे, वी डिपेंड ऑन ऑयल फॉर इट। समझो, विदाउट इट, विदाउट, अब ये ईट किसके आया है, ये ईट आया ऑयल के लिए। तो विदाउट ऑयल आवर जॉब्स, आवर फ्री टाइम, आवर मोबिलिटी, है ना। अब देखिए ऑल भी वेरी डिफरेंट, की बहुत डिफरेंट हो जाएगा। तो क्या भरेंगे, देखिए कुड होगा नहीं, कैन होगा नहीं, अब सेल विल में से कोई एक होगा। अब यहाँ पर आई और वी तो है नहीं, आई वी नहीं है तो हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे ही आप विल मारते हैं ना, आपका 2.5 नंबर कट हो जाता है। और 2.5 नंबर कट हो गया मतलब 2,500 बच्चा से पीछे। वैकेंसी है 2,000, वैकेंसी कितनी है 2,000। अब 2,500 बच्चे से पीछे, मतलब यही एक क्वेश्चन वाना आपको नौकरिये से बाहर कर देगा। समझो, ठीक है। तो इससे आपका क्या पतन हो जाएगा। तो पतन क्या है ये भी सवाल बनता है। पतन क्या है, फिर उन्हीं किताबों में लिखना पेड़ मत काटो, पतन है ना। समझो, विकास क्या है, पेड़ काट कर किताब बना देना विकास है। और पतन क्या है, फिर उन्हीं किताबों में लिखना पेड़ मत काटो, है ना। समझो, चलो तो यहाँ पे समझिए, आपका यहाँ पे सेल और देखिए आई और वी है, वी का ही दूसरा रूप है आवर, मतलब, है ना। तो यहाँ आवर के सेंस के लिए हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, आई का नहीं। आई के आवर के लिए यहाँ पर हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, इसलिए आवर आए, इसलिए आवर के लिए सेल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सेल होगा सही आंसर होगा। ठीक है, तो मोबिलिटी सेल ऑल बी वेरी डिफरेंट। कि यदि ऑयल ना हो तो हमारे जो जॉब होगा, जो फ्री टाइम होगा, जो मोबिलिटी होगी, जो गति होगी गाड़ियों के आने जाने की, सब क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट 3rd नंबर। ठीक है, देखिए 3rd नंबर। अब लिखा हुआ है कि एवरी डे, एवरी डे वी, वी क्या, इसको मैं डिलीट करता हूं। देखिए एवरी डे वी क्या, डिवोर कोशिश करना, टेक लेना, एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब मतलब होता है सोखना, जैसे पानी सोखना लिटरली, है ना, एब्जॉर्ब कर लेना। समझो, तो एवरी डे वी कंज्यूम, इस्तेमाल करते हैं। एवरी डे वी क्या करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल क्या करते हैं, 70 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल, 70 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। एवरी ईयर वी कंज्यूम, देखिए फिर से वर्ड कंज्यूम आ गया, 2200 मिलियन। देखिए कई बार आपको यहाँ कंफ्यूज होना होगा ना, कितना बैरल क्या करते हैं, तो यहाँ भी लिखा हुआ है कितना बैरल फिर क्या करते हैं, है ना। ठीक है, तो इट इज ए लॉन्ग स्टोरी। टोटल, देखिए आगे कंपनी टोटल के बारे में है ना। तो लिखा हुआ है टोटल इन 1924। इस पूरी लाइन को यदि आप इतना पढ़िएगा ना तो यहाँ से आप एक ही अर्थ निकाल सकते हैं ना, वाज फाउंडेड इन 1984, है ना। समझो, टोटल वाज फाउंडेड। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, हेड फाउंडेड क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ये प्रयोग करोगे ना तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा वर्ब थ्री का फॉर्म प्रयोग हुआ, ये आपका क्या एक्टिव वॉइस हो जाता। यानी इसके पहले जरूर है कोई पर्सन आता। लेकिन वाज फाउंडेड मतलब क्या हो गया, ये हेल्प यानी वाज वर्ब के बाद V3 आया। और मैंने बताया था
कल ही की। जनरली यदि पैसिव वॉइस में आता है तो इसके पहले जो ह्यूमन होता है वो नहीं होता है। मैंने क्या बताया, ठीक है। ठीक है, चलिए। फॉर मेनी ईयर्स इट वाज ए फ्रेंच स्टेट ऑयल कंपनी, मतलब सरकारी कंपनी थी। इन 1999 टोटल ज्वाइन पेट्रोफिना द बेल्गोनियन ऑयल एंड गैस कंपनी, है ना। पेट्रोफिना द बेल्गोनियन, पेट्रोफिना एक कंपनी होगी जो ऑयल भी बनाती होगी और गैस भी निकालती होगी। एंड इन 2000 टोटल टोटल विथ इट्स मेन फ्रेंच कंपटीटर EIF एक्वेंटन, है ना। तो अपने एक मेन कंपटीटर जो थी AIF उसके साथ क्या किया, एंड द नेम बिकम टोटल फिना EIF। मतलब क्या, ये कंपनी के साथ वो आगे जाके क्या मर्ज हो गई होगी, है ना। क्या कि मर्ज हो जाती है, ज्वाइन नहीं, मर्ज हो जाना, मतलब अपने आप को और वो कंपनी को मिला दे मर्ज कर देना, है ना। ठीक है, चलिए 12 नंबर सवाल पढ़ते हैं। व्हेन ही वाज इन कॉलेज या फेमस पोएट मेड ए यूजफुल डिस्टिंक्शन फॉर मी। अगर मैं इस 12 नंबर पैसेज के बारे में एक ब्रीफ बताता हूँ आपको। एक्चुअली क्या होता है, एक पर्सन होता है, ठीक है। इसके लिए यहाँ जो ही आया ना, ये ही होता है। और इसका एक फ्रेंड होता है, वो एक पोएट होता है, ठीक है, एक पोएट होता है। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब ये कॉलेज में होता है ना, जब ये कॉलेज में होता है, एक्चुअली ये दोनों अभी अभी के कंडीशन में क्या है, एक बार में बैठ के दारू पी रहे हैं। यानी ये पर्सन और ये पोएट है, दोनों बैठ के क्या कर रहे हैं, दोनों फ्रेंड है, आपस में दारू पी रहे हैं। इसको नशा चढ़ गया है, ये ड्रंकन हो चुका है, मतलब इसको क्या नशा चढ़ गया है ना। नशे से चढ़ गई इसकी, हो गया, ठीक है। अब ये क्या करता है, अपनी पुरानी बातों को याद करता है और पुरानी बातों में बताता है कि जब हम एक कॉलेज में था ना, तब एक पोएट आया था, तब भी एक पोएट मेरी जिंदगी में आया था और वो मेरे को कुछ डिस्टिंक्शन बोला था, मतलब कुछ बुरा भला इसके बारे में बोला होगा, समझो। यानी जब वो बंदा जो ड्रंक है, जो अभी नशे में है, वो जब कॉलेज में था तो उस समय एक पोएट आया और उसको बहुत सारा डिस्टिंक्शन दिया, मतलब कुछ बोला होगा उसके बारे में। अब ये ड्रंक हो चुका है, अपने एक दोस्त जो पोएट है उसके साथ बैठकर बार में दारू पी रहा है। अब आपके सामने यहाँ बार में वर्ड लिखा है, तो मैं आपके सामने एक और सवाल पूछता हूँ कि बार और पब में क्या अंतर होता है। ये CGL ताइस का पूछा हुआ सवाल है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। आप मेरे को बताना, ठीक है, बार और पब में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, अब यहाँ सवाल बनता है कि ये क्या क्या हरकत करता है, पोएट क्या क्या हरकत करता है, वो सारी चीज़ों का वर्णन है। मैं एक एक चीज आपको, एक एक वर्ड आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा, तो बने रहिए। देखिए लिखा हुआ है, व्हेन ही वाज इन ए कॉलेज, जब वह कॉलेज में था, या फेमस पोएट, मैंने बोला कि कॉलेज वाला पोएट मेड ए यूजफुल डिस्टिंक्शन फॉर मी, उसके लिए क्या एक यूजफुल डिस्टिंक्शन बनाया। ही हैड ड्रंकन, या ही कौन आया है, इसके लिए आया है, यही जो कॉलेज में था, जो कॉलेज में था उसी के लिए यहाँ ही आया है ना। चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ भी पढ़ लेते हैं। ही हैड ड्रंक इन द पोएट्स कंपनी, मैंने बताया कि वो दोनों एक बार में है ना। ये पर्सन जो है ड्रंकन है और इसका एक फ्रेंड है जो पोएट है ना, ये पोएट है और ये दोनों बार में है। ये पूरा ड्रंकन हो चुका है, जो ही है वो पूरा ड्रंकन, पूरा पिया हुआ है ना। तो ही हैड ड्रंक, बहुत ज्यादा पी लिया है, मतलब इनफ पी लिया है। तो ही हैड ड्रंक इनफ इन द पोएट कंपनी, इस पोएट के कंपनी में, इसके दोस्ती में बहुत ज्यादा पी लिया है। टू बी कंपेल्ड टू डिस्क्राइब टू हिम, या हिम कौन है, ये पोएट, ये वाला पोएट है ना, कि वो इतना ज्यादा पी लिया है कि अपने ही दोस्त पोएट को क्या कर रहा है, एक पोएम सुनाने का मन कर रहा है उसको, है ना। मतलब ऐसा होता है ना कि बगल वाला, यदि ऐसा एक जनरल थ्योरी है कि बगल में कोई सिगरेट पी रहा है और आप 20 एक सिगरेट पीने वाले लोग हो ना, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे कि मैं एक सिगरेट ना पीऊं। तो लिटरली जब आपके सामने एक पोएट है, एक कवि कहने वाला, एक कविता कहने वाला आदमी है और आप पिए हुए हैं, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे कि उसके सामने एक हम भी कविता कह दें। तो वही हो रहा है कि वो इतना ज़्यादा पी लिया है ना कि कंपेल्ड हो चुका है खुद में, कि वो अपने पोएम, अपने पोएट दोस्त के सामने, अपने पोएट कंपनी के सामने एक पोएम कहे, है ना। डिस्क्राइब टू हिम, या पोएम डिस्क्राइब टू हिम, ये यहाँ पोएट के लिए आया, और ये जो ही है ना वो ड्रंकन के लिए आया है, जो आदमी है उसके लिए। ही वाज क्या, अस्ट्रेइंग, अस्ट्रे मतलब होता है भटकना, कि भटक रहा था वो, नहीं मार्किंग नहीं, थिंकिंग होगा, कि वो जो एक पोएम दिमाग में, जैसे नशे की हालत में जो उसके दिमाग में एक पोएम चल रहा होगा ना, वो कंपेल्ड हो चुका पीने के बाद, वो मजबूर हो चुका कि वो अब उसको बोलिए डाले, है ना। ठीक है, जैसे एक छोटी सी लाइन बोलता हूँ, मोहब्बत है इसलिए दिल डरता है तुम्हें खोने से, मोहब्बत है इसलिए दिल डरता है तुम्हें खोने से, अगर मतलब होता तो क्या फर्क पड़ता तेरे ना होने से। तो
वही है कि उस पोएट के सामने वो उसको देख के उसका पोएम है जो क्या निकलने लगा है। तो ही वाज थिंकिंग ऑफ, इतना हो गया। और एज यूजुअल मेरे लेखन कला की सबसे अच्छी कि ये भी मेरे साथ चलते हैं। लिखा हुआ है इट वुड बी ए मोनोलॉगी ऑफ सॉर्ट द सेल्फ कंटेम्पलेशन ऑफ ए स्टूडेंट ऑन ए समर आफ्टरनून हु इज रीडिंग यूएफिज्म। देखिए वो जो लड़का जो ड्रंकन है जो कॉलेज में था ना, वो पढ़ क्या रहा था, यूएफिज्म पढ़ रहा था। अब सवाल बनता है सर यूएफिज्म क्या होता है। यूएफिज्म मतलब होता है इलाबोरेट करना, इलाबोरेट समथिंग, है ना। जैसे आप कविता में क्या होता है कि सब्जेक्ट एक ही होता है और उसी को इलाबोरेट करके बताया जाता है। जैसे चंदा मामा दूर के पुआ पकावे घूर के अपने खाए ताली में, मामा को दे प्याली में, भगना को दे प्याली में। मतलब क्या चंदा मामा ही क्या मेरा सब्जेक्ट है और उसी के बारे में हमने क्या किया, एक कविता लिखा है कि यूफिज्म किया हुआ है, इलाबोरेट किया हुआ है। जैसे झांसी की रानी वाली कविता, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी है, तो झांसी वाली रानी के बारे में क्या खूब इलाबोरेट करके बताया गया। अरे वो क्या है, यूफिज्म है। तो जो वो लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है जो ड्रंक है ना, वो क्या है, एक यूएफिज्म की पढ़ाई कर रहा है, मतलब एक इलाबोरेशन की पढ़ाई कर रही है, कविता लिखने की पढ़ाई कर रही है। तो वो अपने जो पोएट दोस्त है उसको एक कविता सुनाने के लिए क्या है, मजबूर हो चुका है। तो वो लिखा है द पोएम इट सेल्फ वुड बी, अब यहाँ पोएम के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो इट बी ए सबटल। देखिए पोएम क्या होता है, कविता क्या होती है, एक टोटली क्या होती है, सीरीज ही तो होती है। खूब लड़ी हो मर्दानी हुआ तो झांसी, एक सीरीज ही है पूरा, है ना, कि पूरी इसकी जीवन दायनी जो कहानी है वो सारा डिस्कस हो गया। मैं इस बार गया था, मतलब झांसी होके गुजरा था और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि यदि मैं एक बार झांसी में उतर कर वो जगह देख लूँ। चलिए फिर कभी, है ना, अगर आप झांसी वाले एरिया से हैं तो जरूर आएंगे एक बार। तो सबटल सीरीज यूफिज्म ट्रांसलेटिंग द हिट। अब वो यूफिज्म में क्या कर रहा है कि बता रहा है यहाँ पे कि एक पोएट में क्या होता है कि एक सीरीज होता है यूफिज्म का, एलाबोरेशन का, जिसमें आप ट्रांसलेटिंग द हिट करते हो, द डे करते हो, द स्टूडेंट कंसर्न करते हो इनटू सिमेट्रिकल पोजेज पोजेज, ठीक है। ट्रांसलेटिंग इवन हिज, खाली जगह एंड बोर्डम, यहाँ बोर्डम लिखा हुआ है एक नेगेटिव वर्ड है, ओबियसली यहाँ भी एक नेगेटिव वर्ड हमको चाहिए, ठीक है। समझ रही मेरी बात है, इवन इज बोर्डम, तो यहाँ एक वर्ड चाहिए, नहीं कंटेम्प्ट यहाँ पे हो जाएगा, स्टे इवन कुछ नहीं, ठीक है। तो इनटू सिमेट्रिकल पोजेज, ट्रांसलेटिंग इवन इज, है ना, even his contempt and boredom with that seriously foolish book into या euphemism, ठीक है। तो मतलब कुछ भी है, आप समझ सकते हैं। द पोएट नोडेड हिज बिग हेड, कि जो उसका दोस्त था पोएट वो बस सर हिला रहा था। मतलब बगल वाला जब पियक्कड़ होता है कोई आदमी तो बगल वाला बहुत बोलता है, तो उसके सामने आप ज़्यादा बोलने की कोशिश कीजिएगा ना तो आप भी पहला जाइएगा। तो उससे ज़्यादा अच्छा है सर हाँ हूँ करके निकल जाइए, ज़्यादा अच्छा है, वरना पगला जाइएगा। The poet nodded his big head in a sympathetic, rhythmic way as this was explained to him, है ना। अगर आप पियक्कड़ आदमी से क्या बात कीजिएगा, वो बता रहा है पोएम किसको कहते हैं, है ना। तो उसका जो दोस्त पोएट है वो सिंपली क्या कर रहा है, सर हिला रहा है, क्योंकि जानता है कि ज़्यादा बोलेंगे ना तो ये फिर और कुछ बकबक करे लगेगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन टू हिम, तो यही सही हो जाएगा आपका और सब। चलिए ठीक है, 12 नंबर हो गया, आते हैं 30 नंबर सवाल पे, ठीक है। देखिए 30 नंबर जो सवाल है ना, एक्चुअली ये टोटली बहुत इजी है, वर्ड बेस्ड है, नन कन्फ्यूजन वाला है। सिंपली एक आर्टिकल है और आर्टिकल में थोड़ा बहुत जोड़ मोड़ के पूछा गया, ठीक है। अब देखिए ये जो सवाल है ना, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये क्लोज टेस्ट जो है वो किसी ना किसी एग्जाम में पहले भी आ चुका है, क्या आप शौक हो गए, क्या यू हैव गॉट शॉक्ड और नॉट, ऑब्वियसली ये आ चुका है। IPPB एंड IDBI, इसका एक एग्जाम हुआ था 2017 में और 2017 में ये पूरा क्लोज टेस्ट आया था। मतलब ये क्लोज टेस्ट एसएससी ने क्या किया, सिंपली प्रीवियस वाला उठा के डाल दिया, है ना। लिखा हुआ है द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू ए डीप रिसेशन की आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है, ठीक है। अच्छा ये पूरी जब लाइन पढ़ोगे ना तो इसमें हेल्थ केयर को डिनोट किया गया है कि हेल्थ केयर में क्या है कि यदि मान लीजिए कोई देश डीप रिसेशन में जा रहा है, डूब रहा है, तो हेल्थ केयर लिटरली क्या है, कम इफेक्ट होता है, हेल्थ केयर में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इंजीनियरिंग सेक्टर में इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में क्या है कि जहाँ 10 लेबर लगता है वहाँ 5 लेबर कर देता है। लेकिन मेडिकल फील्ड में क्या है, सबको नौकरी नहीं मिलता है, ज़्यादा नर्स का, है ना। तो रिसेशन में चला गया तो हॉस्पिटल को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और आदमी ले आएगा। अगर देश रिसेशन में चला गया तो हेल्थ केयर ऐसा सेक्टर है कि यहाँ पे वो लोग और नर्सेज को हायर कर लेगा, है ना।
समझो। तो लिटरली हेल्थ केयर पर रिसेशन का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ये इस पूरी कहानी में आप वो पढ़ोगे। इंजीनियरिंग सेक्टर में खूब प्रभाव पड़ता है, इसका लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि अनस्किल्ड, अरे जब देश छात्र है तो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड पीपल, जैसे एक चीज़ मैं बताता हूँ कि चाय की टपरी पर बात होती है विकास की, चाय की टकरी टपरी पर बात होती है विकास की, अधिकारों की, शिक्षा की, उसी टपरी पर आवाज आती है छोटू दो चाय लाना। ठीक है, तो जब देश आर्थिक मंदी की ओर चला जाएगा तो उस समय बात कीजिएगा विकास का, और उस समय बोलिएगा कि छोटू चाय की दो चाय लाना। ठीक है, तो वो क्या, वो अनस्किल्ड पर्सन है, उसके लिए आर्थिक तंगी में क्या हो जाएगा कि लोग खर्च नहीं कर पाएंगे, तो क्या कमाएगा, कुछ नहीं कमा पाएगा। तो लिखा हुआ है द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू ए डीप रिसेशन एट सच टाइम वन थिंग वी नीड इन अबंडेंस इज जॉब्स, है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में जॉब चाहिए फॉर द सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। ठीक है, दिस इज द ओनली वे इन विच इक्वल ऑफ वेल्थ कैन टूक प्लेस, यानी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, कि जब देश आर्थिक मंदी में चाहिए तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब चाहिए ताकि लोग अपने कमाई का साधन बना ना सके। ऐसा ना हो कि आर्थिक मंदी, जो अमीर है अमीर होता जाएगा, जो गरीब है वो और गरीब, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, है ना। द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ठीक है, अब समझिए, लिखा हुआ है हेल्थ केयर इंडस्ट्री, है ना। ठीक है, तो जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है ना, द हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज आइडियली पोइज्ड टू ऑक्यूपाई, मतलब क्या होता है, खुद में निर्भर होना, खुद में निर्भर, ऑक्यूपाई दिस पोजीशन। मैंने अभी बताया कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग क्या हायर करेगा, नर्स हायर करेगा, है ना, लिटरली डॉक्टर तो हायर करेगा नहीं, और जितना नर्स सीजन में जाएगा उसकी तरक्की हॉस्पिटल की ओर बढ़ जाती है। तो द इंडस्ट्री हायर्स पीपल फ्रॉम द अपर मिडिल स्टैंड एंड रिच फैमिली, यूजुअली इंजीनियर्स, है ना, यूजुअली इंजीनियर्स। यहाँ पे आपका आंसर देखिए, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर वेयर एज है ना, कि जो लिखा हुआ है कि जो आईटी इंडस्ट्री है यूजुअली इंजीनियर्स हायर करती है, वेयर एज हेल्थ केयर इंडस्ट्री हायर नर्सेस। समझे, समझे, वेयर एज मतलब क्या हो जाता है, जबकि आईटी इंडस्ट्री इंजीनियर हायर करती है, जबकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री क्या नर्सेस हायर करती है, टू द ट्यून ऑफ 8% ऑफ द जॉब क्रिएटेड, है ना। और इसके जो मात्रा है टोटल क्या है, 8% है, फ्रॉम द लोअर इकोनॉमिक स्टेटा, यानी स्टेटा मतलब जो जानकारी है उससे। ग्लोबल हेल्थ केयर इज 4.5 मिलियन ट्रिलियन इंडस्ट्री, है ना, मतलब इतने रुपए की इंडस्ट्री है, सेकेंड ओनली टू एग्रो इंडस्ट्री। इवन देन हेल्थ केयर, इवन देन हेल्थ केयर, इवन द हेल्थ केयर, है ना, लिखा हुआ है कॉल्स क्योर्स विजिट नहीं, रिचेस होगा। ठीक है, रिचेस ओनली 8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब इसमें कहानी में कह रहा है कि आईटी इंडस्ट्री जहां इंजीनियर को हायर करती है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री नर्सेज को हायर करती है, और ये दोनों मिला के 8% जॉब क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये दोनों मिला के कितना जॉब क्रिएट करते हैं, 8% जॉब करते हैं। और ये भी आगे बोला गया कि चूंकि हेल्थ इंडस्ट्री जो है लगभग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की इंडस्ट्री है जस्ट आफ्टर एग्रो इंडस्ट्री, फिर भी ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का सिर्फ 8% लोगों तक ही रीच कर पा रही है, पहुंच रही है ना। समझो, पॉलिसी मेकर शुड टू लुक एट द हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज एज नॉट ओनली एन इंडस्ट्री विच एड्रेसेस पेन बट आल्सो एज वन विच कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि जो पॉलिसी मेकर, उसे इस बात पे ध्यान देनी चाहिए कि ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि ये लोगों को दर्द दुख कम करने वाली एक इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमी को ड्राइव करने वाली भी इकोनॉमी। अरे भाई 4.5 ट्रिलियन, आप समझ रहे हो, खुद एप्पल की इंडस्ट्री इतनी नहीं है पूरे मार्केट, पूरी दुनिया में, है ना। द लास्ट सेंचुरी वाज ड्राइवन बाय मशीन्स, यानी जो लास्ट सेंचुरी होगी वो मशीन द्वारा ड्राइव होगी। दैट एड्रेस्ड ह्यूमन टॉयल एंड इट इज स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस सेंचुरी विल बी ड्राइवन बाय हेल्थ केयर। मतलब जैसे पहले वाली सेंचुरी थी वो मशीनों द्वारा ड्राइव हुआ, मशीनों का विकास यूरोपियन कल्चर का हिस्सा था, इससे जिसके कारण वो लोग आज क्या है, अमीर है। और जो ये इरा होगा ना वो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज को ड्राइव करेगी। हाउएवर विल ओनली हैपन इफ पॉलिसी मेकर्स मेक ए कॉन्शियस एफर्ट टू पुट द राइट पॉलिसी इन द राइट प्लेस। ठीक है, यही आपका सही आंसर होगा कि ये जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है ये ठीक से काम करे, ये तरक्की से वाला देने वाला काम करे, रोजगार सेक्टर में काम करे, इसके लिए जरूरी है एक राइट पॉलिसी का निर्माण पुट अप करना, है ना। समझो, चलिए आगे पढ़ते हैं 40 नंबर सवाल। देखिए डिजिटल साक्षरता पे है और बहुत आसान है,
आप ना बना पाए आपकी बेवकूफ़ी है, लेकिन बना लेना ज़्यादा समझदारी। लिखा हुआ है डिजिटल साक्षरता अभियान और नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन स्कीम हैज बीन फॉर्मुलेटेड टू आईटी ट्रेनिंग टू 52 लाख, मतलब एक मिशन बनाया गया डिजिटल साक्षरता जिसका लक्ष्य रखा गया कि हम 50 लाख लोगों को क्या करेंगे, डिजिटल ट्रेनिंग देंगे। तो अब यहाँ पर वही अब हम मतलब सुनिश्चित करना बिल्कुल नहीं, है ना। ठीक है, एट्रीब्यूट मतलब होता है, एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है बताइए। एट्रीब्यूट मतलब होता है सौंपना, है ना, ये जिम्मेदार ठहराना। ठीक है, तो फॉर्मुलेटेड टू एट्रीब्यूट आईटी ट्रेनिंग टू 50 लाख, मतलब मैं जानबूझ के 50 पढ़ रहा हूँ ताकि मुझे सुविधा हो। तो ये एट्रीब्यूट नहीं था कि किसी को जिम्मेदार ठहराना है, नहीं। इम्पार्ट होता है, इम्पार्ट मतलब ज्ञान बांटना होता है, ज्ञान बांटना, किसी को कोई ट्रेनिंग देना। इम्पार्ट मतलब होता है, इस इम्पार्ट ट्रेनिंग देना। तो हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड टू इम्पार्ट आईटी ट्रेनिंग, यानी आईटी ट्रेनिंग की जानकारी देना का ज्ञान देना टू 52.5 लाख पर्सन इंक्लूडिंग आंगनवाड़ी, आशा वर्कर एंड ऑथराइज्ड डीलर इन ऑल द स्टेट यू टीच अक्रॉस द कंट्री, है ना, बिटवीन एमंग कुछ नहीं, अक्रॉस द कंट्री, है ना, कि कंट्री के हर हिस्से तक सबको आईटी लिटरेसी इम्पार्ट करना, ये इस साक्षरता अभियान का उद्देश्य रहा। ठीक है, सो द नॉन आईटी लिटरेट सिटीजन्स आर सो द नॉन आईटी लिटरेट सिटीजन्स आर ट्रेंड, है ना, ट्रेंड हो जाएगा, ट्रेंड टू बिकम आईटी लिटरेट, है ना, कि उनको इतना ट्रेंड किया जा सके ताकि वो एक आईटी लिटरेट बन सके। आप देख रहे हो आजकल सब्जी बेचने वाला भी जो है क्यूआर कोड रखा हुआ है, मोबाइल बड़का बड़का चलाता है, अंग्रेजी पढ़ता है, कैसे कर पा रहा है, आईटी लिटरेसी उस तक पहुंची तभी तो। सो एज टू इनेबल देम, ताकि उसको सक्षम बना सके, टू प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस। ओबियसली आप सब्जी वाले को क्यूआर कोड और बड़ा बड़ा मोबाइल चला के पेमेंट आ रहा है नहीं जा रहा है ये सब देख पा रहा है, तो क्या डिजिटल लिटरेसी बढ़ी है, इससे देश की तरक्की बढ़ रही है ना। एंड आल्सो इनहांस देयर लाइवलीहुड, और इसने उसके लाइवलीहुड को भी बढ़ाया। बिल्कुल सब्जी वाले के लिए भी बेनिफिट है कि उसके पैसा तुरंत तुरंत मिल जा रहा है, कोई खुदरा पुदरा का झंझट नहीं है, कोई पैसा लूट मार का झंझट नहीं है ना, मोबाइल में सब कुछ है, जहां मर्जी होता है पेमेंट खुद भी कर सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 15 नंबर सवाल में क्लाइमेट चेंज से सवाल है, फिर से क्लाइमेट चेंज से एक्चुअली सवाल है ना। तो पहला नंबर सवाल ये है, अब पढ़ते हैं ये। चलिए ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा लेकिन मैं उस कंफ्यूजन को अपने ही तरीके से आपको निपटा दूंगा। लिखा हुआ है द खाली जगह ऑफ द क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इशू फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। बहुत अच्छा लिखा हुआ, प्रेसिंग इशू मतलब दिखता है कि ये कहीं ना कहीं पूरा लाइन क्या है, नेगेटिव अर्थ वाला दे रहा है, पूरी लाइन क्या है, एक नेगेटिव अर्थ वाला दे रहा है। तो मैं एक नेगेटिव वर्ड ही ढूंढूंगा, एस्पेक्ट मतलब कुछ उम्मीद करना, एडवांटेज उम्मीद का सोल्यूशन होना नहीं, चैलेंज ही आपका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चैलेंज कर रहा है, तो चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इशू फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो चैलेंज लोगों के बीच में क्रिएट हो रहा है वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इशू हो है, प्रेसिंग इशू है। राइजिंग टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट, मेल्टिंग आइस कैप्स आर जस्ट फ्यू ऑफ द चेंजिंग क्लाइमेट। देखिए फिर भी ये पूरी लाइन फिर पढ़ो, फिर आपको नेगेटिव सेंस मिलेगा, है ना। तो नेगेटिव तो बेनिफिट नहीं होगा, इंप्रूवमेंट नहीं होगा, एडवांसमेंट नहीं होगा, कंसिक्वेंसेज आपका सही हो जाएगा, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं बस नेगेटिव पॉजिटिव की थ्योरी लेकर चल रहा हूँ और समझने की थ्योरी लेकर चल रहा हूँ, समझो, ताकि मेरे को कोई कन्फ्यूजन भी ना हो और मैं सही से गेस कर पाऊँ। एक होता है ना कि क्रॉस चेक कर लेना, मैं वो क्रॉस चेक कर रहा हूँ यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव सेंस देकर। मैं तो समझ रहा हूँ कि मेरे के लिए कंसिक्वेंस, देखिए एक चीज़ होता है रिजल्ट होता है एक वर्ड, और एक होता है कंसिक्वेंसेज। ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूँ। कंसिक्वेंसेज होता है जिसका नेगेटिव परिणाम हो, जिसका नेगेटिव परिणाम हो, रिजल्ट होता है जिसका नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों परिणाम हो सकता है। मतलब आपका रिजल्ट जो है आप फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकता है, तो मतलब नेगेटिव भी परिणाम हो सकता है, पॉजिटिव परिणाम, लेकिन कंसिक्वेंसेज हमेशा नेगेटिव होगा। जैसे तुमको हम दिखा देंगे, तुमको इसका परिणाम झेलना पड़ेगा, यू विल हैव टू बियर द कंसिक्वेंसेज, ओके। तो कंसिक्वेंसेज ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट, टू कॉम्बैट दिस, इसका सामना करने के लिए मैनी कंट्रीज हैव प्लेज, कसम खा लिए हैं, टू रिड्यूस दियर ग्रीन हाउस गैसेस बट प्रोग्रेस हैज बीन स्लो, कि बहुत सारे कम देशों ने कसम खाया है कि हम इसको कम कर देंगे, लेकिन जो प्रोग्रेस है बहुत स्लो है। देखिए भारत ने ही कहा है कि हम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 2070 तक खत्म कर देंगे। अब बताइए भैया 2070 कब है, अभी 50 साल बाद खत्म करेंगे, तो क्या प्रोग्रेस क्या है, बहुत स्लो है, अभी जरूरत है, 50 साल में तो और बढ़ जाएगा।
और नहीं बढ़ेगा तो कुछ और प्रॉब्लम निकल के आ जाएगा, इतना गारंटी है। मतलब हो सके ग्रीन हाउस गैस खत्म हो जाए लेकिन कोई और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इन एडिशन सम पीपल आर स्टिल स्केप्टिकल, शक की नज़र में है ना। द सब ऑफ द रियलिटी होगा ना, कि रियलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज है ना, कि जो क्लाइमेट चेंज की रियलिटी है उसके बारे में कुछ लोग अभी भी सेप्टिकल है, बिलीव दैट, विश्वास करते हैं इट इज नेचुरल अकरेंस। अभी भी होते हैं कि कहीं बाढ़ भूकंप आ जाए, कुछ दुर्घटना घट जाए किसी एरिया में, तो लोग पूजा पाठ करने लगते हैं कि ये भगवान का क्या है, जो तकलीफ है सचेत है जो दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। इट्स दैट ह्यूमंस कैन डू मच अबाउट, ठीक है। However, scientists agrees that urgent action is needed to prevent the worst impact of climate change. ये worst impact जो climate change का है उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ अर्जेंट एक्शन लेने की जरूरत है। दैट इंक्लूड्स नॉट ओनली रिड्यूसिंग इमिशन बट आल्सो अडेप्टिंग टू द चेंजेस दैट हैव ऑलरेडी ऑलरेडी अकर्ड, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए इसमें इस लाइन के पूरा कहने का सिर्फ मतलब ये निकल रहा है इसका कि ना सिर्फ हमें इमिशन यानी ही ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम करके पर्यावरण के लिए क्लाइमेट चेंज को रोकने का काम करना है, बल्कि जो ऑलरेडी चैलेंजेज उत्पन्न हो चुके हैं ना, हम लोग को उस पर भी काम करनी है। लिटरली आप समझिए जापान वाला क्षेत्र है जहाँ यूजुअली भूकंप है, स्टॉर्म है, समुद्र में सुनामी है, आती रहता है। तो क्या क्लाइमेट चेंज के कारण जल स्तर बढ़ रहा है, इसलिए सुनामी बढ़ रहा है। तो जापान क्या किया, पूरा एगो इम्बैकमेंट क्रिएट कर दिया है। ये इम्बैकमेंट मैं बताता हूँ, ये जो वर्ड है ना इम्बैकमेंट, ये भी सीजीएल 23 का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पूछा हुआ सवाल है, समझो। तो जो इम्बैकमेंट क्रिएट यानी जो अभी प्रॉब्लम आया ना उसका भी समाधान के लिए काम किया गया। तो हैड ऑलरेडी अकर दिस माइट इन्वॉल्व बिल्डिंग सी वॉल्स, बिल्कुल जापान कर लिया। टू प्रोटेक्ट अगेन राइजिंग सी लेवल, प्लांटिंग ड्राउट रेसिस्टेंट क्रॉप, मतलब ऐसे क्रॉप का निर्माण करना जो कम पानी का इस्तेमाल करके ज़्यादा फसल दे सके। आजकल जो धान उन है सूखा बढ़िया जाता है, ज़्यादा पानी मांगता है, लेकिन अब ऐसे ऐसे तरीकों के जैसे साइंटिफिक वे आ गया डीप इरीगेशन करके। डीप इरीगेशन में क्या होता है, सीधा जड़ में पानी दिया जाता है, समझो। तो वैसा ही प्लांट का निर्माण करके डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी टू रिमूव कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और ऐसी टेक्नोलॉजी का भी विकास करना है जैसे जो कार्बन जम गया है आसमान में ना उसको कम करना। अल्टीमेटली एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज विल रिक्वायर फ्रॉम इंडिविजुअल, मतलब 2-3 आदमी बोला है तो सॉलिटरी ये सब तो होगा नहीं, सेपरेट ज्वाइंट ही होगा, ठीक है। चलिए आगे। तो इस तरह से 5 जो क्लोजर्स थे इस वीडियो के तहत हमने खत्म कर दिए हैं। चलिए फिर से 5 वर्ड शुरू करते हैं। धन्यवाद।